भोला की मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ है। क्या यही भोला मिष्ठान भंडार है? जी, कहिए क्या चाहिए? राजमहल में खास मेहमानों के लिए एक बड़े भोज का आयोजन किया गया है। राजा साहब ने सुना है कि इस पूरे राज्य में तुम्हारी बनाई मिठाई सबसे अच्छी होती है। उन्होंने गलत सुना है। सिर्फ इस राज्य में नहीं, आसपास के 10 राज्यों में मेरी मिठाई सबसे अच्छी है। लोग दूर दूर से मेरी मिठाई खाने और खरीदने आते हैं। तुम्हारी शोहरत देखकर ही राजा साहब ने मुझे भेजा है। 2 दिन के अंदर 50 किलो रसमलाई चाहिए। तुम्हें तुम्हारी मांगी कीमत से 3 गुना दाम मिलेगा। जी, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। याद रखना, मिठाई सबसे अच्छी होनी चाहिए। भोला का घर। उसका पूरा परिवार मिठाई बनाने में लगा है। बेटा भोला, समय खत्म हो रहा है। क्या हम समय पर इतनी सारी मिठाई बना पाएंगे? हाँ माँ, तुम सबने मेरी मदद की, इसलिए यह संभव हो पाया, वरना मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकता था। ये लो, एक मिठाई खाकर देखो कैसी बनी है। वाह, हमेशा की तरह लाजवाब। तेरे हाथों में तेरे पिता जैसा ही जादू है। पापा, मेरे लिए मिठाई नहीं रखी? मैं भी खाऊंगी। हाँ पापा, मैं भी। मिठाई बनाते बनाते मैं भी थक गया हूँ। चुप रहो तुम दोनों। वैसे ही मिठाई कम पड़ सकती है। हर समय मिठाई मिठाई करते रहते हो। अरे नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए मिठाई नहीं रखूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? ये लो, मैंने तुम्हारा हिस्सा पहले ही अलग रख दिया था। दो दिन बाद भोला की दुकान सेनापति मिठाई लेने आता है। ये लो तुम्हारा इनाम। राजा साहब तुमसे बहुत खुश है। तुम्हें तुरंत राजमहल बुलाया है और साथ में 10 किलो मिठाई लाने को कहा है। जी, अभी चलता हूं। राजमहल। भोला राजा के सामने खड़ा है। आओ भोला, तुम ही हो वो मशहूर मिठाई वाले। तुम्हारी मिठाई खाकर मेरे सभी मेहमान बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारे राज्य को हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया है। तुम इतनी स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनाते हो? महाराज, ये सब आपका आशीर्वाद और प्यार है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। सेनापति, इन्हें मैं इनका इनाम दे दो। राजा के सोने के पलंग को देखकर। महाराज, आपका पलंग बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे ये असली सोने का बना हो। लगता नहीं, ये असली सोने का ही है और ये बहुत आरामदायक भी है। तुम चाहो तो इस पर लेटकर देख सकते हो। नहीं नहीं महाराज, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे संकोच मत करो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। भोला पलंग पर लेटता है और उसकी कोमलता और शान में खो जाता है।
क्या हुआ जी? सारी रात करवटी बदलते रहे, आपको नींद नहीं आई क्या? क्या बताऊं, राजा के सोने के पलंग पर लेटने के बाद अब ये बिस्तर पत्थर जैसा चुभ रहा है। इस पर नींद कैसे आएगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम गरीब लोग सोने का पलंग कहाँ से लाएंगे? आप आराम से सो जाइए। नहीं, मुझे भी वैसा ही सोने का पलंग चाहिए। अगले दिन भोला रुई वाले से राजा के बिस्तर जैसी नरम रुई खरीद कर लाता है। आज रात शायद अच्छी नींद आएगी। लेकिन भोला फिर भी सो नहीं पाता। सुबह वो अपनी पत्नी से कहता है, नहीं, जब तक मेरे पास सोने का पलंग नहीं होगा मुझे नींद नहीं आएगी। मैं समझ गया हूं कि ज्यादा मुनाफा कैसे कमाना है। मैं कल से ही मिठाई के दाम बढ़ा दूंगा। वो मिठाइयों के दाम बढ़ा देता है। भोला, ये क्या? कल ही मैं इसी दाम पर मिठाई ले गया था और आज तुमने दाम इतने बढ़ा दिए। क्या करूं भाई साहब, हर चीज महंगी हो गई है। कम दाम में मिठाई बेचने पर मुझे कोई फायदा नहीं होता। भोला लालची हो जाता है। वो अपने घर पे बच्चों और माँ से भी सख्ती से पेश आता है। पापा एक मिठाई दे दो ना। चुपचाप काम करो। तुम्हें पता है तुम्हारी खाई हुई एक एक मिठाई से मेरा कितना नुकसान होता है। तुम लोग बहुत धीरे काम करते हो। कल से मैं दुकान पर कारीगर रखूंगा। लायक की जगह 4 दुकानें खोल लेता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। आखिरकार वो सोने का एक छोटा पलंग बनवा लेता है। देखो, देखा तुम सबने, कितना सुंदर है मेरा सोने का पलंग। मेरी मेहनत सफल हुई। हाँ पापा, सुंदर है। अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अरे, तुम इस पर बैठकर भी नहीं देखोगे? इस पलंग पर तो बस एक ही आदमी सो सकता है। ये आपके सपनों का पलंग है, आप ही इस पर सोइए। सब लोग वहां से चले जाते हैं और भोला अकेला रह जाता है। भोला अपने सोने के पलंग पर लेटा है, पर उसे नींद नहीं आ रही। ये मैंने क्या किया? इस बेजान सोने के पलंग के लिए मैंने अपने परिवार का दिल दुखाया, अपनी माँ को तकलीफ दी, बच्चों को डांटा। अगर कोई चोर इसे चुराने आ गया तो? मेरे पास तो राजा की तरह पहरेदार भी नहीं है। मेरे परिवार को कुछ हो गया तो? क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? तुम ठीक कहती थी। मैं इस सोने के पलंग के लालच में अंधा हो गया था। मुझे असली दौलत और खुशी का मतलब आज समझ आया। मेरी असली दौलत ये पलंग नहीं, तुम और मेरे बच्चे हो। मुझे माफ कर दो। जाओ, बच्चों को बुलाकर लाओ। भोला अपने परिवार से माफी मांगता है और सब उसे गले लगा लेते। पलकू दास एक शांत और ईमानदार आदमी था। गांव के एक कोने में छोटी सी झोपड़ी में वो अपनी पत्नी गुमती और छोटी बेटी चुटकी के साथ रहता था। हर सुबह वो राजा वीर प्रताप के बाग में जाता, जहां उसका काम फलदार पौधों की देखभाल करना था। सुनते हो जी,
आज चुटकी का बुखार कुछ ज्यादा लग रहा है। काम से जरा जल्दी लौट आइएगा। हाँ भगवान, ये चिंता मुझे भी खाई जा रही है। वैद्य को दिखाने के बाद भी चुटकी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। ना जाने मेरी चुटकी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जो ठीक ही नहीं हो पा रही। अब आप ही कुछ करिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ओहो भगवान, इतनी क्यों चिंतित हो रही हो? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैं आज बगीचे से ताज़ा लीमू ले आऊंगा, फिर लीमू का रस निकालकर मेरी चुटकी को पिला देना। देखना मेरी चुटकी की तबीयत में काफी सुधार आएगा। ये कहते हुए पलकूदास राजा वीर के बागीचे की ओर चल पड़ता है। आज वो बहुत उदास था, मन ही मन में बहुत घबराया हुआ भी था। अपनी बेटी चुटकी की इस पुरस्कार बीमारी ने उसे अंदर ही अंदर से तोड़ दिया था। वो अपने ध्यान बागीचे की ओर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर पलकू रुक जाता है। अरे, ये आवाज तो जंगल से आ रही है। लगता है कोई व्यक्ति मुसीबत में है। ऐसा सोचकर पलकूदास थोड़ा आगे जंगल की ओर बढ़ जाता है। वो देखता है कि जंगल में जमीन पर एक घायल बंदरिया पड़ी हुई है। बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे। ये सुनकर पलकूदास हैरान हो गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बंदरिया तो इंसान की तरह बोल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? पलकू उसके पास गया और बोला, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये तो बताओ, बोल कैसे रही हो? मैं सब बताऊंगी। पहले पानी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी लाकर पिला दो। बंदरिया की ऐसी हालत देखकर पलकू वहाँ से पानी ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर पलकू को एक नदी मिल जाती है। वो वहाँ से पानी लाता है और बंदरिया को पिलाता है। पानी पीते ही बंदरिया होश संभालती है और बोलती है, अब क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। तो बताओ, तुम बोल कैसे सकती हो? मैं कोई आम बंदरिया नहीं हूँ। मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ और कई दिनों से जंगल में भटक रही हूँ। तुम्हारी ये हालत किसने की? एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिस कारण मैं घायल हो गई थी। तब से मैं किसी की मदद का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत खास हो। ये सुनकर बंदरिया मुस्कुराती है और बोलती है, मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, मगर ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत चिंताओं की लकीरें हैं। पलकूदास रोने लगता है और वो सारी बात बंदरिया को बता देता है। पलकूदास, तुम एक अच्छे इंसान हो और दयालु भी। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ऐसा कहते हुए बंदरिया एक बीज पलकू को देती है। ये लो, ये जादुई आम का बीज है। ये कोई आम बीज नहीं, बल्कि एक जादुई बीज है। पूरी मेहनत और लगन से इस बीज की रक्षा करना। जब ये पेड़ बड़ा होगा तो ये हर साल में तुम्हें एक आम देगा। वो आम कोई मामूली आम नहीं होगा, बल्कि इस आम का रस किसी भी बीमार को तंदुरुस्त और मरे हुए को जिंदा कर सकता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं इसको बगीचे में लगाऊंगा और इसकी रक्षा करूंगा। परंतु तुम इस हालत में कहाँ रहोगी? तुम चिंता नहीं करो, मैं इसी जंगल में रहूंगी। अब से यही मेरा घर है। पलकूदास ने सोचा, क्यों ना इसे राजा के बगीचे में ले चलूं। वहाँ ये सुरक्षित भी रहेगी और खाने के लिए फल भी मिल जाएंगे। जब ये ठीक हो जाएगी तो अपने जंगल वापस चली जाएगी। ये सोचते हुए पलकूदास बंदरिया से बोलता है, मैं राजा के फलों के बगीचे में काम करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वहाँ सुंदर फलदार पेड़ हैं, तुम कुछ दिन वहीं रह सकती हो।
तो तुम्हारी ठीक है। मुझे भी लगता है कि अब इस जंगल में मुझे नहीं रहना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो दोनों राजा के बागीचे की ओर चल पड़ते हैं। जल्द ही वो बागीचे में पहुँच जाते हैं। बंदरिया एक पेड़ पर जाकर रहने लगी और फल्गु दास ने वो जादुई आम का बीज वहीं लगा दिया। अब वो रोज उस बीज को पानी देने लगता है। वो उस बीज की ऐसे रक्षा कर रहा था जैसे वो एक बच्चे की देखभाल कर रहा हो। वो मन ही मन में सोचता है, मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन ये पेड़ जल्दी बड़ा होगा। एक दिन इस पे जादुई आम लगेगा। आम का रस मैं अपनी चुटकी को पिलाऊंगा। मेरी चुटकी ठीक हो जाएगी। लेकिन चुटकी की तबीयत अभी भी खतरनाक थी। फल्गु हर दिन नई उम्मीद के साथ घर लौटकर आता, लेकिन घर लौटकर जब वो अपनी बेटी को देखता तो उसका दिल उदास हो जाता। सेठ लालदास गांव का अमीर और लालची व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था। तभी सेठ की पत्नी बोलती है, पति जी, कितनी बार कहा है कि मेरे निकम्मे भाई को किसी काम पर लगा दो, मगर तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे निकम्मे भाई को काम पर जरूर लगाऊंगा। पर रूपा, भला तेरे भाई को कौन सा काम आता है? सारा दिन घर पर बैठा रोटियां ही तोड़ता रहता है। अच्छी, मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोलो। सेठ लालदास मन ही मन में सोचता है, इस रूपा के भाई को किसी न किसी काम पर लगाना होगा, वरना ये घर में बैठा बैठा मेरा सारा अनाज खत्म कर। एक दिन सेठ लालदास महल की ओर जा रहा था। रास्ते में वो बाग के पास से गुजरता है, जहाँ वो देखता है कि फल्गु कुछ अलग किस्म का पौधा पाल रहा था। सेठ को वो पौधा कुछ अजीब सा लग रहा था। वो मन ही मन में सोचता है, ये आम का पेड़ तो बड़ा अनोखा लग रहा है। इस पेड़ के बारे में फल्गु से ही पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए सेठ लालदास फल्गु के पास जाता है। अरे ओए फल्गु दास, जरा ये तो बता कि ये पौधा कौन सा है? राजा के बागीचे में ये पेड़ सब पेड़ों से अलग लग रहा है। फल्गु दास पहले तो बहुत घबरा जाता है और फिर सारी बात सेठ को बता देता है। सेठ फल्गु की बात सुनकर मन ही मन में सोचता है, अरे अगर फल्गु की बात सच हुई तो मुझे सबसे अमीर व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फल्गु की जगह रूपा के भाई को यहाँ पर रख दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर बागीचे के फल बेचा करेंगे। फल्गु दास, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते रहो। ऐसा कहते हुए सेठ लालदास आगे बढ़ जाता है। सेठ तो पहले ही बहुत लालची था। ये बात सुनकर तो उसके मन में और भी लालच बढ़ जाता है। रात होते ही सेठ लालदास अपने घर से निकलता है। वो राजा के मंत्री से मिलता है। जो पहले से ही फल्गु दास से बहुत जलता था। आओ आओ सेठ लालदास, इस समय कैसे आना हुआ? मंत्री जी, आपके लिए एक खबर लाया हूँ। ऐसा कहते हुए सेठ लालदास सारी बात मंत्री को बताता है। अच्छा, तो ये बात है लालदास। जी मंत्री जी, एक काम करना पड़ेगा हमें। अब हमें फल्गु को बाग से निकालना होगा। लालदास, तुम चिंता नहीं करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। फल्गु दास भी अपने घर में उदास बैठा हुआ था। अजी, अभी तक आप सोए नहीं हैं? रात बहुत हो गई है। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? हाँ गुमती, बात ही कुछ ऐसी है। आज मेरे पास सेठ लालदास आया था। तुम्हें तो पता है वो कितना लालची व्यक्ति है।
उसके पूछने पर मैंने उसको सारा कुछ बता दिया। अब मुझे चिंता इस बात की है कि लालच में आकर कहीं वो बुरा ना कर बैठे। तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। भगवान, मुझे अपनी बेटी की चिंता है। मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। आप चिंता नहीं करें, बस आप मेहनत और लगन से पेड़ की रक्षा करते रहे। देखना, एक दिन वो आम का रस हम अपनी बेटी को पिलाएंगे और हमारी बेटी भी दूसरे बच्चों की तरह फिर से हंसने और खेलने लगेगी। अगले दिन मंत्री ने राजा वीर प्रताप के पास जाकर कहा, ओ मंत्री, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे तुमसे एक विशेष में बात करनी है। जी जी महाराज, बताइए। मंत्री जी, शकरगढ़ के राजा हमसे मिलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ उनके इस्तकबाल में कोई कमी ना आए। ये सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें सौंप रहा हूँ। महाराज, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। बताओ मंत्री, क्या बात है? महाराज, फल्गुदास की हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही। वो आपके बागीचे में अजीब तरह का पेड़ उगा रहा है। महाराज, मुझे लगता है वो काला जादू कर रहा है। महाराज, ये मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। ये सुनकर राजा वीर प्रताप थोड़ा परेशान हो जाता है। ठीक है मंत्री, मैं इस बारे में छानबीन करता हूँ। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है। महाराज की पत्नी वसुंधरा पीछे सारी बातें सुन रही थी। रानी वसुंधरा बहुत ही सुंदर और समझदार औरत थी, जो हर फैसले में अपने महाराज का साथ देती थी। उसे मंत्री की बातें सुनकर कुछ अजीब सा लगता है और वो महाराज से कहती है, महाराज, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। फल्गुदास के बारे में सुनकर मुझे शंका हो रही है। आप तो जानते हैं कि वो कई बरसों से हमारे पास काम कर रहा है। आज तक कभी उसने हमें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। वो एक मेहनती और नेकदिल इंसान है। इसलिए मुझे लगता है आपको इस फैसले को थोड़ा और गौर से देखना चाहिए। हाँ रानी साहबा, जो तुमने कहा वो सच है, मगर जो मंत्री ने कहा वो भी सच हो सकता है। मेरा फैसला गलत हो सकता है, पर मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? महाराज, फल्गु ने हमेशा ईमानदारी दिखाई है और उसकी मदद से हमने कई बार फायदा उठाया है। मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रानी वसुंधरा की बात सुनने के बाद राजा थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर मंत्री की बातों में आकर उसने बाकी तलाशी लेने का फैसला कर लिया। चलिए बाग में चलकर देखते हैं, जो मंत्री कह रहा है क्या वो सच है। लेकिन महारानी, ये भी मैं सोच रहा हूँ, क्या ये फैसला ठीक है? महाराज, आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूँ, मगर एक बार आप अपने दिल की जरूर सुनना। महाराज मंत्री को साथ लेकर बागीचे में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ सच में एक पेड़ है। वो आम का पेड़ सब पेड़ों से अलग था। महाराज ये देखकर बहुत हैरान हुए। देखिए देखिए महाराज, ये देखिए, ये वही पेड़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो ना हो फल्गुदास, मुझे लगता है कोई जादू टोना कर रहा है यहाँ पर। हाँ मंत्री, तुम ठीक ही कह रहे हो। फल्गुदास को फौरन ही काम से हटा दिया जाए। तुम एक अच्छा माली देखकर उसको काम पे रख लो। मंत्री मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उनकी चाल अब सफल जो हुई। एक दिन महाराज का छोटा बेटा बीमार हो जाता है। महाराज और महारानी उसे कई वैद्य को दिखाते हैं, मगर उसे जरा भी आराम नहीं आता। गुरुजी, क्या हुआ मेरे पुत्र को?
महाराज, आपके पुत्र की बीमारी समझ से बाहर है। शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है। कई दिन गुजरने के बाद भी महाराज के बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन वरमाला बंदरिया एक फल लिए महाराज के पास आती है। सैनिकों, इस बंदरिया को निकालो बाहर। ये कैसे आ गई महल में? मेरा नाम वरमाला है और मैं आपके ही बागीचे में रहती हूँ। एक बंदरिया को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर महाराज और महारानी दंग रह जाते हैं। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये एक बंदरिया इंसान की भाषा बोल रही है। महाराज, ये सच है। मैं कोई आम बंदरिया नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई बंदरिया हूँ। मैं कब से आपके बागीचे में रह रही हूँ। पलको दास ने मुझे अपने साथ रखा हुआ था। आपने एक अच्छे इंसान पलको दास को मंत्री के बहकावे में आकर अपने बागीचे से निकाल दिया। वरमाला, ये तुम क्या बोल रही हो? महाराज, मैं सच कह रही हूँ। पलको दास ने मेरी मदद की और मैंने उसे एक जादुई बीज दिया था। एक ऐसे पेड़ का बीज जिस पर साल में सिर्फ एक फल ही लगता है। पलको दास ने पूरे साल मेहनत और लगन से उस पेड़ की रक्षा की, ताकि जब इस पेड़ से वो फल आए, ताकि वो इस फल का रस अपनी बेटी को पिला सके, जिससे उसकी बेटी फिर से ठीक हो जाएगी। क्या मतलब? ये कैसा फल? क्या कह रही हो तुम? महाराज, ये कोई आम फल नहीं है। अगर इस फल का रस किसी बीमार या मरे हुए व्यक्ति को पिला दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो सकता है। इसलिए मैं आज ये फल आपके बेटे के लिए लाई हूँ। आप इस फल का रस अपने बेटे को पिला दे। देखिएगा महाराज, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। महाराज, मुझे लगता है ये बंदरिया सच कह रही है। हमसे ही पलको दास को पहचानने में गलती हुई है। महाराज, हम एक बार इस फल के रस को अपने पुत्र को पिलाते हैं। शायद जो करिश्मा पहले कभी नहीं हुआ वो आज हो जाए। हमारा बेटा हमें फिर वापस मिल जाए। महारानी की बात सुनकर महाराज का दिल भी पिघल जाता है। फिर आम का रस महाराज के बेटे को दिया जाता है और वो ठीक हो जाता है। ये देखकर महाराज बहुत खुश होता है। वरमाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो फैसला किया वो गलत था। मुझे अपने फैसले पर पछतावा है। चलो सब मेरे साथ, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। फिर महाराज, महारानी और वरमाला सब फलको दास के घर जाते हैं। महाराज, आप यहाँ? आप मुझे बुला लेते, मैं चला आता आपके पास। फलकुदास, मुझे माफ कर दो। मैं सेठ और मंत्री की बातों में आ गया था। ये लो, इस फल का रस अपनी बेटी को पिला दो। फिर फलकुदास वो फल लेकर अपनी बेटी को पिलाता है। रस पीते ही फलकुदास की बेटी फिर से उठ खड़ी होती है। ये देखकर फलकुदास और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। फलकुदास, आज तुम्हारी ही मेहनत से हमारे पुत्र की जान बच गई है। आज से उस बगीचे को तुम ही संभालोगे। वो पेड़ भी तुम्हारा है। सेठ और मंत्री की चाल पकड़ी गई थी, इसलिए महाराज उन दोनों को दंड देते हैं। वो जादुई पेड़ हर साल एक फल देता, पर सिर्फ एक आम। परंतु फलकुदास ने कभी उस फल को बेचा नहीं।